सुप्रभात। तो कल हम डॉक्टर गेबर मेटके चाइल्डहुड ट्रॉमा और डेवलपमेंट पे उनका जो दिया गया लेक्चर था उसके बारे में जान रहे थे, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारी केस स्टडीज वगैरह के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया कि ये जो जितने भी हमारे मानसिक, मोस्ट ऑफ द मानसिक और शारीरिक जो रोग हैं उनका मूल कारण है चाइल्डहुड ट्रॉमा। उनके अकॉर्डिंग वो चाइल्डहुड ट्रॉमा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि छोटे छोटे चाइल्डहुड ट्रॉमा मीन्स अगर हमारे जो डेवलपमेंट के साथ जो भी हमारे कमियां, जो अभाव रहते हैं, वो एक पाइल अप होके, इकट्ठे होके एक हमारे अंदर जमा होते रहते हैं। और वो शुरू शुरू में तो हम कोप कर लेते हैं उनसे, उनके साथ समझौते कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उन सिचुएशंस को। लेकिन बाद में वही जो एडेप्टेशंस हैं वो कैसे एक असाध्य रोग में बदल जाते हैं। तो फिर उन्होंने, और दूसरा उन्होंने उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो लिया, बहुत सी केस स्टडीज से उन्होंने ये बताया कि हम क्यों अपने अपने जो अपने कर्तव्य और जिम्मेवारियों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपनी जरूरतों को इग्नोर करते रहते हैं दूसरों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इससे क्या है, वो हम अपने ट्रू सेल्फ या ऑथेंटिक सेल्फ से कट कट जाते हैं। और फिर उन्होंने जो हेल्दी एंगर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो भी कैसे कि उन्होंने कि हम किस तरह से अपने अंदर, अपने भीतर, अपने कोई भी जो इमोशन है जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन थी उस सिचुएशन में, अपने बाउंड्री डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, तो उसकी भी कई बार कॉस्ट पे हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, कहीं प्रूव ना हो जाऊं। तो ये, वो उन्होंने उस चीज को बहुत हाईलाइट किया। और ये मुझे ये बहुत ही अप्रिशिएबल चीज लगी कि हमें अपने बाउंड्री डिफेंस मैकेनिज्म का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ से का भी, और अपने जो सेल्फ लव को मेंटेन रखना चाहिए। तो ये कल का जो था वो हमने डिटेल में जाना। फिर अब उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पहलू जो लिया है, उन्होंने ये थोड़ा सा हमारे आजकल के जो मेडिसिन फील्ड है उसके बारे में बताया कि जो वेस्टर्न मेडिसिन है, वो कहते हैं वो किसी भी रोग का एक, उनका नजरिया एक डिफरेंट नजरिया, एक विशेष टाइप का नजरिया है। वो पहला कारण तो देखते हैं जीन्स में, जबकि आजकल हम देखते हैं कि जीन्स, दे आर नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मोस्टली जो है एपिजेनेटिक, एपिजेनेसिस, जब से ये हमने जाना है कि कैसे जीन्स प्रभावित होती हैं ऊपर के फैक्टर्स द्वारा, जो हम एपिजेनेसिस को भी डिस्कस करेंगे, तो वो मेन रीजन होता है। और फिर एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट तत्व, तो वो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जैसे बाहरी तत्व जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स वगैरह, ये तो है ही है। और थर्ड जो एक कारण बताते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, हमेशा एक इडियोपैथिक बोलते हैं। इडियोपैथिक का मतलब है जिसका कोई मूल कारण हमें नहीं पता, तो हम उसे उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये सो एंड सो डिजीज इज इडियोपैथिक। एक उन्होंने, मुझे जो लगा कि उन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन के उस पे एक बड़ा डायरेक्ट प्रहार किया है, सीधा प्रहार किया है, कि वेस्टर्न जो मेडिकल मेडिसिन है उनकी धारणा है कि बीमारी जो है किसी ऑर्गन्स में होती है। तो उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, तोड़ तोड़ के देखा है, जैसे हार्ट डिजीज होगी, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज। तो ये सारे उन्होंने उसके, हमें पता है आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट सुपर स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं। और ये उन्होंने, वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कुछ एडिशनल फैक्टर्स का तो ऑफ कोर्स ध्यान रखा जाता है, जैसे हमारी जीवन शैली क्या है, लाइफस्टाइल, जिसमें अल्कोहल, स्मोकिंग, डाइट पैटर्न्स वगैरह, वो
एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं, उनके बारे में हिस्ट्री पूछी जाती है, हमेशा जाना जाता है। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट का असर, जैसे बाहर कोई धुआं, अंधेरा, सूर्य की रोशनी की कमी, क्योंकि कुछ डिजीजेज हमें पता है, कुछ आंखों से रिलेटेड डिजीजेज, या जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो एक्सपोजर टू सनलाइट अगर ना हो, तो ये भी, इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। और कुछ थोड़ा बहुत मानसिक स्थिति के बारे में भी जाना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो शायद ही किसी ने आपको आपके जीवन में आपके तनावों के बारे में बात की होगी, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा। वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई नहीं वो जानना चाहता है इस बारे में। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सामाजिक ढांचा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। अब उन्होंने उनकी एक स्टडी के अकॉर्डिंग वो रेसिज्म, मतलब जातिवाद, उस पे भी उन्होंने स्टडी की है। और उनके अनुसार एक ब्लैक अमेरिकन महिला, उसको एस्थमा का ज्यादा रिस्क है। और दूसरा उन्होंने फैक्टर बताया कि जिन बच्चों के माता पिता मानसिक असंतुलन से ग्रसित हैं, उनमें जिस डिग्री का मानसिक असंतुलन है, उनके बच्चों में उतनी ही डिग्री का अस्थमा पाया गया। मतलब उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग उनकी अस्थमा की डिग्री भी रिलेटेड थी। और जो उन्होंने बताया कि मतलब अस्थमा के लिए अगर हम वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनहेलर्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन उनको ये लगता है कि रूट कॉज तक, मतलब जड़ तक पहुंचने की कोई भी कोशिश नहीं करता कि कारण क्या है, असली कारण क्या है। और उसको अगर कारण नहीं जानेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे। तो ये उनका मानना है। एक और स्टडी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी में बताया कि जहाँ पे कुछ फीमेल पेशेंट्स की ब्रेस्ट कैंसर और उनकी मानसिक स्थिति को साथ साथ जांचा गया। तो उस स्टडी में क्या पाया गया कि जो महिलाएं सिर्फ तनावग्रस्त थी, स्ट्रेसफुल थी, उनमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं पाया गया कैंसर का। और फिर दूसरा ग्रुप उन्होंने देखा कि जो इमोशनली लोनली थी, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं पाया। लेकिन जो तनावग्रस्त भी थी, प्लस जो वर्जित थी, मतलब जिनमें प्रेम का अभाव था, उनमें 9 टाइम्स ज्यादा रिस्क था ब्रेस्ट कैंसर का। तो इससे क्या पता चलता है, इससे स्पष्ट है कि हमारा शरीर, हमारे इमोशंस और हमारी सामाजिक स्थिति, ये आपस में इनका बहुत बड़ा, बहुत गहरा संबंध है। ये आपस में रिलेटेड है। जहां भी हमें प्रेम का अभाव होगा, लोनलीनेस की फीलिंग होगी, फिर और इन एडिशन स्ट्रेस होगा, तो तब हम वी आर मोर प्रोन टू हैव डिजीजेस, ज्यादा चांसेस हैं डिजीज। तो एक साइंटिस्ट थे जो जॉर्ज जेंगो, उन्होंने बायोसाइको सोशल दिशा दी। बायो मीन्स शारीरिक, साइको मीन्स मानसिक स्थिति, और सोशल मीन्स सामाजिक वातावरण। मतलब ये है कि मानव को उसकी मानसिक और सामाजिक स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता। ये सब इंटर रिलेटेड है। तो मैंने ये देखा है कि डॉक्टर गेबर मैटे गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ उन्होंने गौतम बुद्ध का 2500 वर्ष पहले का एक उन्होंने दर्शन समझाया है। उन्होंने बताया है कि गौतम बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक सभी प्रक्रियाओं के भीतर एक इंटरकनेक्टेड कोर, यानी सूत्रधार को देखो। मीन्स आपस में इंटर रिलेशनशिप देखो, उनका मतलब ये था।
वो कहते थे, बुद्ध कहते थे कि मेडिटेट करो और देखो कि एक पत्ते का जीवन किस चीज पर निर्धारित है। तो हमें पता है जीवन के जो धरती पर जो जो भी जीवन है उसके लिए हमें क्या चाहिए, पांच जो हमारे पंच तत्व हैं, मूल तत्व हैं। जैसे पृथ्वी तत्व हो गया, वो पत्ते में मिनरल्स के रूप में, मिनरल्स अमीनो एसिड्स वगैरह उस रूप में प्रेजेंट है। फिर जल तत्व हो गया, रेन ड्रॉप्स हैं। और फिर हो गया वायु तत्व है, सूर्य की रोशनी है जो अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है। ये सारे तत्व हैं, पांचों तत्व मिलकर पत्ते के जीवन के लिए जरूरी हैं। हमें पता है कि पत्ते क्या करते हैं। वो पत्तों में एक होता है पिगमेंट क्लोरोफिल, जो एक अमाइनो एसिड्स का से बनता है। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो अमाइनो एसिड जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, वो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और वो आगे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो पत्ते, वो हम जानते ही हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। खुद हमारी जो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वो हमें देते हैं। तो कितनी इंटरडिपेंडेंस है। तो उनका मानना है कि एक प्रक्रिया का जन्म दूसरी प्रक्रिया पर आधारित है। विविधता के बिना एक, और एक के बिना अनेक नहीं हो सकते। जैसे सारे तत्व मिलकर एक चीज बनाते हैं, तो वो विविधता के बिना एक नहीं हो सकता, और एक के बिना फिर अनेक नहीं हो सकते। तो ये उन्होंने, गौतम बुद्ध का ये दर्शन उन्होंने समझाया। फिर डॉक्टर गबर मेटे ने एक नेटिव मेडिसिन व्हील का उल्लेख किया है, चक्र के चार पहियों का। नेटिव मीन्स जो हमारे मतलब पुराने आदिवासी टाइप जो भी कह लो, कि जो हमारे ओरिजिनल बीइंग्स होते थे, उस ओरिजिनल जो एक मेडिसिन व्हील का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने माइंड, बॉडी, इमोशंस और स्पिरिट, ये सब का आपस में बैलेंस होना जरूरी है। तो इसमें उन्होंने स्पेशली ये उल्लेख किया कि जैसे भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और चीन की ची मेडिसिन, इनकी होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक मीन्स सब कुछ साथ लेकर चलते हैं, सर्वांगनीय है। आप डॉक्टर संगीता, आप हमेशा बताते हो कि रोग कभी भी फिजिकल बॉडी में नहीं होता। तो साथ में सारे सूक्ष्म शरीरों को साथ में लेकर चलते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति में यही है ना, कि हम एनर्जी लेवल पे पहले देखते हैं कि पहले जो चेंजेस हैं वो सूक्ष्म शरीरों में आती हैं, बाद में वो रोग के रूप में फिजिकल बॉडी में होती हैं। तो लेकिन ये वेस्टर्न मेडिसिन में ऐसा नहीं होता, हम लोग उसको शरीर से रिलेट करते हैं। तो उन्होंने इस चीज का स्पेशल उल्लेख किया है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, देखी जानी चाहिए, इनके बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे थोड़ा सा जो आधुनिक विज्ञान है, वो ये मानते हैं कि जो हमारे इमोशनल सेंटर्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, ये सब आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसी पे बेस्ड आजकल ये एक स्टडी, एक नाम दिया गया है एक साइंस को, जो जिसे हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी। साइको मीन्स मेंटल फैक्टर हो गया, मतलब साइकिक फैक्टर, इमोशन फैक्टर हो गया। न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन मीन्स हार्मोनल सिस्टम। तो एक ये कंबाइंड, ये एक स्टडी हो गया, कनेक्टिव स्टडी हो गया, जिसे हम साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी। और अब जो ये मोस्टली मतलब जो स्टडीज होती हैं, ये चारों फैक्टर्स को साथ में इकट्ठे मिलकर देखा जाता है।
तो ये उनका, उन्होंने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई हैं। और एक और उन्होंने सुजन ग्रिफिन, डॉक्टर सुजन ग्रिफिन के बारे में मेंशन किया है कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि एक जीवन की कहानी दूसरे जीवनों की कहानी से अलग नहीं कही जा सकती। सब आपस में, एक जीवन दूसरे जीवन, कोई भी जीवन एक मतलब मानव का जीवन नहीं, सभी जीवन, सभी प्रकार के जीवन जो है वो सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वस्तुतः जिसे हम सेल्फ कहते हैं, स्व कहते हैं, वह एक विशाल माया जाल यानी मैट्रिक्स का हिस्सा है, जिसे हम आज की भाषा में क्वांटम फील्ड कह देते हैं। और हम जानते हैं कि ये फील्ड हमारे बाहर भी है, भीतर भी है। हम इससे घिरे हुए हैं। और यह फील्ड, इट्स ए कॉन्शियस फील्ड which is full of probabilities and possibilities, infinite probabilities and possibilities हैं। और ये एनर्जी से भरा हुआ है, यहाँ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंफॉर्मेशन। तो हमारा, हमारे भीतर और इस फील्ड के भीतर लगातार संवाद, आपस में संवाद चलता रहता है। इंफॉर्मेशन, संवाद मीन्स इंफॉर्मेशन एक दूसरे एक्सचेंज होती रहती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ भी सेपरेट नहीं है, सभी कुछ एक ही है, जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि हमारे हमारे उपनिषदों में भी यही वर्णन है, सर्व खल विदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। हर कण, हर जीव एक ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और ये सृष्टि हमसे अलग नहीं है, हम सब इसी के हिस्से हैं। तो ये मतलब सारा जो था, ये उनकी डॉक्टर गेबर मैटे की स्टडी के बारे में जो हमने सारा जाना इसके बारे में। तो थोड़ा सा ये जान लेते कि इसका, अब हमने ये तो जान लिया कि हमारा कैसे ये हमें अफेक्ट करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब ये भी हमें सोचना चाहिए कि अब इसको कैसे हम, ये तो हम उनके अकॉर्डिंग, उनका तो लेक्चर खत्म हो गया। अगर हम अपने आप में सोचें कि उसको फिर हमें क्या, कैसे, हाउ टू डील विद इट, कैसे उसके साथ हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अब हमें, मुझे जो लगता है कि अब देखो, हमें विजडम तो मिल गई है, हम जान गए हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो अब इसे हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी मनस्थिति क्या है। क्या हमारी मनस्थिति संकुचित है, जो उन्होंने बताया कि हम जो अपनी भावनाओं को भीतर दबा दबा कर एक संकुचित मनस्थिति बना बना लेते हैं, जिससे जिसी को उन्होंने, जिन्होंने कंस्ट्रिक्शन बोला है। और यही जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, तो ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम संकुचित मनस्थिति साथ में लेकर चलते हैं, तो दैट मीन्स ये ट्रॉमा हमारा हमेशा साथ में रहेगा। तो उस ट्रॉमा से कैसे हमें छुटकारा पाना चाहिए, तो उसके लिए कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। कुछ तो सिंपल, जो शुरू शुरू में जो होता है, जैसे हम लोग करते हैं कि अ, हमें रो लो थोड़ा, कोई भी इमोशन ऐसी हुई है तो, ऐसी परिस्थिति आई है, आपस में बात कर लो, शेयर कर लो किसी के साथ। और बाकी ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम, कोई बात है कि हम अपने आप को ये कल्टीवेट करें कि जो क्रिएटिव इमोशंस, हायर इमोशंस, एलिवेटेड इमोशंस में कैसे रहना है। निचले स्तर की इमोशंस से निकलकर हमें कैसे कल्टीवेट, मतलब पैदा करना है, अपने अंदर पैदा करना है, जिससे कि हम उस स्थिति में रहें। तो ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे कि जैसे कंपैशन हो गया, जॉय, कंपैशन, पीस, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब हमारी एक तरह से एलिवेटेड इमोशंस इनको बोलते हैं, या क्रिएटिव इमोशंस हैं। तो इन इमोशंस के साथ जब हम
ये हम कल्टीवेट करते हैं तो नेचुरली हमारी हार्ट कोहेरेंस बढ़ती है। हार्ट भी नो के आप हमेशा डॉक्टर संगीता हमें बताती हैं, बार बार हमें हार्ट कोहेरेंस में बताती हैं कि हमारा जो हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड से 1500 गुना ज्यादा है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ब्रेन से 100 टाइम्स ज्यादा है। तो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ज्यादा है। अगर हम पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे तो हमारा ऑरा जो है, हमारा ये जो फील्ड है, ये एक्सपैंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है। तो जो हमारा ये संवाद आपस में चलता है ब्रह्मांड के साथ, तो जो हम भेजेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे। आपने भी सुना होगा, जो हमने वो संडे का सेशन अटेंड किया था, तो मारिया ने एक लाइन बोली थी, एक कोट दिया था कि मुझे याद है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि वी शुड बी अवेयर व्हाट वी आर फीडिंग टू द यूनिवर्स। ये उन्होंने कहा था, है ना। तो मतलब ये है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए इसके प्रति कि हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्रह्मांड में, अपने इस फील्ड में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो आम भाषा तो समझता नहीं, वो तो एक हम उसकी जो डिस्कशन, उसकी जो भाषा समझता है जिससे हमारा संवाद चलता है, वो वाइब्रेशन की भाषा है। तो अगर हम हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड संकुचित है, कंस्ट्रिक्टेड है, तो नेचुरली हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो होगी, और जैसा हम भेजेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही रियलिटी हम अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम बताया है, ग्रेटिट्यूड को स्पेशली हम बोलते हैं कि अप्रिशिएट करना मीन्स, जैसे राजेश जी आजकल वो बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। अप्रिशिएट करना कि ब्रह्मांड के प्रति अहोभाव से भरना, ना, कि आप सब कुछ जो दिया हुआ है आपका ही दिया हुआ, ये जीवन, ये ऊर्जा, ये आई मीन जो भी है हमारे हमारे लिए जरूरी है, तो हम उनको वो अप्रिशिएट करते हैं ना। ऐसे ही हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो उसे भी अप्रिशिएट करते हैं, और फिर हम समर्पण भाव से उसके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं। एंड दिस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। ग्रेटिट्यूड जो है, जब हम समर्पित होकर, पूरी तरह से समर्पित होकर अहोभाव से भरते हैं, तो दिस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। इसका मतलब क्या है? तो वैसे ही रियलिटी हम अट्रैक्ट करेंगे, जैसा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर ब्रह्मांड में एक उसका जैसा बीज हम रोपित करेंगे, तो वैसे ही रियलिटी हम अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे ये मेरा मतलब जो मैं ये कन्वे करना चाहती थी कि ये अब हमें अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हम जान तो गए हैं, लेकिन अब ये प्रैक्टिस करना, ये हमारे अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि कैसे हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं। बाकी तो रोल इसमें उन्होंने थोड़ा सा, हम मतलब उन्होंने नहीं, मतलब हम ये जानते हैं कि प्रेयर का, योगा, मेडिटेशन, इन चीजों का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि हम कामनेस की स्थिति में आते हैं, हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रिपेयर एंड ग्रोथ, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये कभी हम बाद में जब हम डिटेल में इमोशंस को डिस्कस करेंगे तब हम लेंगे, आई थिंक मेरी तरफ से। हम पीछे का क्लास का रिवाइज कर रहे थे कि ऑथेंटिक सेल्फ ना, हमारा क्वांटम सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब ऑथेंटिक सेल्फ कहाँ गुम हो जाता है? बचपन में ही गायब हो जाता है। हम बच्चे की बात को तो सुनते ही नहीं, उसके अंदर हम भी बच्चे थे, या हमारे बच्चे, या हम औरों के बच्चे भी देखें, तो बच्चे के पास एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना, और वो जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, और उसके बाद हम उसको एक अपना ही, मतलब जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपना एक आवरण चढ़ाने लगते हैं। मुझे ऐसा, मतलब आप जब बोल रहे थे तो ऐसे फील हो रहा था, जैसे कि गैबर मैटे भी कहते हैं कि जब मेरी माँ ने मुझे किसी अनजान को गोदी में दिया,
तो मेरे अंदर जो एक अंदर से एक डिफरेंट टाइप की जो अनुभूति थी उनको, कि एक फियर था, इनसिक्योरिटी पैदा हुई। तो वो सिर्फ अपनी माँ की गोदी से दूसरे किसी अनजान को गोदी में देना, सिंपल इतनी सी बात से भी उसका ऑथेंटिक सेल्फ डिस्टर्ब होता है। तो वो कहते हैं कि ऑथेंटिक सेल्फ मेरा डिस्टर्ब हुआ जब मेरी माँ ने मेरे को किसी अनजान को गोदी में दिया। तो एबंडनमेंट उनको भी फील हाँ, हुआ। उसको अबंडन फील हुआ कि हाँ, अबंडनमेंट, मतलब मैं यस। मेरे को अलग छोड़ दिया हाँ हाँ। है ना। और उसी से प्रभावित होके धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए, तो उसी से उन्होंने सीखा कि ये जो अबंडनमेंट है, अलग होना, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें हमारे सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। जैसे कि आपने कहा कि जेनेटिक और एपिजेनेटिक की बात की, कि जो एपिजेनेटिक है वो क्या है। एपिजेनेटिक वो यही है कि हमारी बॉडी हेल्दी है, सबकी मान लो फैमिली मेंबर्स हैं, और हमारे घर का एनवायरनमेंट है खराब, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, हम एक दूसरे को सुनते नहीं, हम एक दूसरे को, अब आपने जैसे कहा कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कैसे आए या अपने हायर इमोशंस में कैसे आए। तो मान लो मैं अपने इमोशन किसी को बताना चाहती हूँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा, मूड खराब हो जाएगा। आप अपने आप को कहाँ पे एक्सप्रेस कर पाओगे, कौन उस एक्सप्रेशंस को सुनने वाला है, और कौन इतने सेंसिटिव तरीके से उस चीज को महसूस करने वाला है। तो एपिजेनेटिक का मतलब कि हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और वो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि कोई सुनता नहीं है, तो उधर से भी मूड खराब है, इधर से भी मूड खराब है, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स का अगर मूड खराब होता है, तो उससे एपिजेनेटिक का ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर वो परिवर्तन होते हैं जो साइको, न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्राइनोलॉजी, जो आपने बताया कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हार्मोन्स में बदलाव आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाएगा। नर्वस सिस्टम तो देखो वीक, हम हर रोज ही क्लास में बात करते हैं कि थोड़ा सा किसी ने कहा नहीं कि नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, एकदम से हम फ्लाइट और फाइट मोड में चले जाते हैं। तो अब करें तो करें क्या, क्योंकि बचपन से जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और उसके बाद फिर हम एडल्टहुड में आ गए, और तो हम सबको मेडिटेशन या सेल्फ लव का प्रैक्टिस और अपनी हायर नीड्स की तरफ हमें जाना चाहिए, कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे कहीं हटकर हमें अपने आप को तो खोजना ही चाहिए। भले ही हम उसको कोई भी हम अपनी थेरेपेटिक थेरापी को यूज करें, उसमें हम आपस में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर हमारा सेशन होता है, तो उसमें हम अपनी बात कर सकते हैं, है ना। यस। तो कन्वर्सेशन, फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंड्स के साथ अपनी भावनाओं को कन्वे करना कि मेरे को ऐसा फील हुआ, और दूसरे की तरफ से भी हमें उन भावनाओं को सुनना, महसूस करना, जानना एक एम्पैथी। दूसरे को, दोनों तरफ से जरूरी है। कि ये नहीं कि मैं अपनी अपनी भावनाएं बता रही हूँ और दूसरे की तरफ से मैं नहीं सुन रही हूँ। और दूसरे की तरफ से ऐसा होता है कि अमूमन कि हम दूसरे की भावना को भी बहुत सहज में लेते हैं। अ, एक फ्रेंड सर्कल में अ, अपना एक दूसरे के साथ अच्छा एक रिलेशन डेवलप करना, एक मित्रता, जो महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि मैत्रेय करके, मैत्रेय। कि हमें एक अपनी मित्रता, चाहे पेड़ के साथ ही मित्रता करो। हमारे वृक्ष आयुर्वेदा में लिखा है कि अगर आपकी पूरे ह्यूमन बींग्स के साथ मित्रता नहीं बनती, वृक्ष आयुर्वेदा में है, तो आप पेड़ को मित्र बनाए। पेड़ आपकी बात सुनेगा, और पेड़ आपको उसी तरह का आपको एक मैसेज देगा कि आपको कैसे हील होना है। एक बुक है, मैं बुक को चलो कल दिखाती हूँ।
और उस बुक में इसी तरह का वो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हम किस प्रकार से अपने पेड़ पौधों को मित्र बनाएं, और मित्र बनाने के बाद हम अपनी इमोशंस को उनके साथ कन्वे करें। वो एक्स्ट्रा सेंसरी जो परसेप्शन है, जैसे जब हम उनसे बात करते हैं तो कुछ पेड़ होते हैं जो बहुत देर में दोस्ती करते हैं, उसमें ये भी लिखा है, अच्छा। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने एक पेड़ के पास गए और कहा कि तुम मुझे दोस्त बना लो। तो कुछ पेड़ होते हैं जो देर से दोस्ती करते हैं, वो पहचानते हैं पहले कि किस तरह का ये व्यक्ति है, और क्या ये मैं इसके साथ दोस्ती करूंगा तो मेरा इसके साथ संबंध कैसा रहेगा। तो ये जो परसेप्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक नई अपने आप को दिशा दे सकते हैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढने के लिए। जैसे एक पत्ता अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें लगभग 1 मिलियन के करीब स्टोमेटाज होते हैं, और आप देखो कि 1 मिलियन स्टोमेटाज, 10 लाख के करीब अगर हमारे स्टोमेटाज हम एक पत्ते को तोड़ने से खराब करते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में कितना डिस्टरबेंस होता है। हम पत्ते को तोड़ के कुछ कुछ करते हैं, तो एक पत्ते को तोड़ने से भी पूरा एनवायरनमेंट, पूरा चारों तरफ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, वो ब्रह्म डिस्टर्ब होता है। और जिस पेड़ से पत्ता तोड़ा है तो उस पत्ते के ऊपर देखो कितना उसके ऊपर भारी बोझ हो गया होगा, कि जो मैं काम ब्रह्मांड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने वाला था, उसके तो 4 पत्ते मेरे तोड़ लिए गए ना। तो मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है, जो बचपन में हमारी चाइल्डहुड में थी एज ए सोल लेवल, वो हमारी धीरे धीरे, हमारा जो सोशल स्टिग्मा है उससे हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और हम सिर्फ इतने ही रह जाते हैं। मुझे मतलब अंदर से लगता है कि बस आंखों से जो दिखाई देता है सामने जो पर्सन, बस उसी के साथ कनेक्टिविटी फील करते हैं। चारों तरफ की कनेक्टिविटी, नेचर और दूसरों के साथ रिलेशनशिप तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। तो हमारा जो ग्रुप है, मैं तो कहती हूँ कि वी आर वेरी लकी कि हम एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं ना, और जो हमारा सोल इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। और हम सब मिलके, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर भी कोई किसी भी तरह की भाव आता है तो प्लीज आप जरूर से जरूर शेयर करें, अपनी डायरी बनाएं, उसमें लिखें, और फिर जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन है या उसे नेक्स्ट डे भी हम आपकी भावनाओं को, एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, और इसी तरीके से इंदु मैम आने वाले हफ्तों में आप कुछ और गैबर मैटे के कुछ सेशंस जो हैं सुनकर आप प्लीज हमें एनलाइटन करें। ठीक है जी, थैंक यू।